हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आरती सकलानी योर केमिस्ट्री ट्यूटर आपको सीबीएसई बोर्ड का 12th क्लास का 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री सेशन में पढ़ाऊंगी। आई होप आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि जो आपके 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको ये चैप्टर जो है वो आपका बहुत इजी चैप्टर, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर। ये आपका बोर्ड में जो है वो 4 से 5 नंबर का आपका बोर्ड में आपका इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपके कवर करते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जैसे मैंने अर्लियर चैप्टर्स के आपके चैप्टर एंडिंग पे आपको किस टाइप से बोर्ड में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बताया है, वैसे ही मैं इस चैप्टर से भी रिलेटेड वो वीडियो आपकी बता दूंगी, जिससे आपको बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि आपका इस चैप्टर को उनको किस तरह से पढ़ना है और किस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड इस चैप्टर से पूछेगा। और आपका एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों कि आपको अब जो है 12th के बोर्ड में आपको मार्क्स लाना बहुत इजी है। केमिस्ट्री में आप इजीली आपका 90+ मार्क्स आ सकते हैं अगर हम हर चैप्टर्स के जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको साथ ही साथ हम समझते हुए चलें। आपके 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका कहीं से भी बन सकता है, इसलिए आपके चैप्टर्स में जितने भी कीवर्ड्स हैं एनसीईआरटी उठा के देखिए, जो भी आपके हाईलाइट वर्ड किए हुए हैं उनको ज़रूर देख लें कि ये आपका इनकी डेफिनेशन क्या है, ये आपके किस पर्टिकुलर इनकी मीनिंग क्या है। वो आपका मैं इस चैप्टर में भी, हर चैप्टर में मैं आपको बताते चले जा रही हूँ कि आपको किस तरह से आपके अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले हम सरफेस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ सरफेस। तो सरफेस क्या है बच्चों, उसके नाम से क्लियर हो रहा है। सरफेस आपका कि किसी भी फेस की आउटर लेयर, ठीक है, ये आउटर लेयर को अगर मैं ये बोलूँ कि आपकी एक ऐसी बाउंड्री लाइन जो आपकी 2 डिफरेंट फेजेस को क्या करे, आप में डिफ्रेंशिएट करे या आपके डिवाइड करे, उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस बोलेंगे। ओके, और केमिस्ट्री से हम उसे कैसे कोरिलेट करेंगे कि आपके किसी भी ऐसी बाउंड्री पे या ऐसी किसी भी आउटर लेयर पे आपके कौन कौन से फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं उनको हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कि आपकी किसी भी लिक्विड की, सॉलिड की कोई भी आपकी बाउंड्री है, उस बाउंड्री लाइन पे आपके क्या क्या पढ़ सकते हैं, केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस या आपके कौन कौन से आपके रिएक्शंस हो सकती हैं, वो हम सारी इस चैप्टर में आपको पता चलेगा। और इस सब की हम जो स्टडी करते हैं वो हम सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिकली एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूँ कि सपोज आपका कोई कंटेनर है, उसमें हमने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है। ठीक है, तो वाटर के अंदर क्या है, आपके वाटर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो जो आपका वाटर पार्टिकल्स जो मिड में है उसकी तरफ, उसके क्या है, चारों तरफ से आपके क्या है, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है आपका डिफरेंट पार्टिकल्स के। बट जो आपका पार्टिकल जो वाटर का है वो आपका इस लेयर पे है, इसको हम सरफेस बोल रहे हैं। ये सरफेस आपकी क्या है, 2 फेजेस को डिफरेंशिएट कर रही है। एक आपकी आउटर इन्वायरमेंटल की गैसेस फेज है और ये आपकी लिक्विड फेज है। तो ये आपकी बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री से नीचे आपका लिक्विड फेज है, इस बाउंड्री से ऊपर आपका गैसेस फेज है। ठीक है, तो आपकी सरफेस हम उस बाउंड्री लाइन को ही बोलेंगे जो आपके क्या करते हैं, आपके 2 डिफरेंट फेजेस को डिफरेंशिएट करे, क्या आपका डिवाइड करे। ठीक है, तो आई होप आपको सरफेस समझ में आ गया होगा कि सरफेस किसे बोल रहे हैं। और इस सरफेस पे आपका कौन कौन सा इसका नेचर है, कौन कौन सी इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है और कौन कौन से आपके यहाँ पे आपके फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, वो हम सारा किस में पढ़ते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, आपका सिंपल सा एक चीज़ मैं लेके चलूँ कि आपको अगर मैं ये बता दूं बच्चों कि आपका जो ये आपका जो मॉलिक्यूल इस कंटेनर में रखा हुआ है, ये मैंने आपको बोला कि इसमें वाटर है, इसमें जो आपका मॉलिक्यूल एक यहाँ बीच में है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो हम अगर बोलें कि इसके और इसका नेचर एक जैसा है तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स आपका मिड में है, पानी के बीच में है, उस पर आपके चारों तरफ से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। बट आपका जो मॉलिक्यूल यहाँ पे कॉर्नर में है उस पर क्या है, आपका उस पर आपके नीचे की साइड से क्या लग रहा है, आपका एक नीचे वाटर के मॉलिक्यूल्स का आपका क्या लग रहा है, इंट्रैक्शन है, और आउटर लेयर पे
आपका क्या है, उसका गैसेस फेज का इंटरेक्शन है। इसीलिए आपकी आउटर लेयर आपने देखा होगा कि हमेशा क्या रहती है, किसी भी लिक्विड की अगर हम देखें तो आपको बिल्कुल स्ट्रेच्ड फॉर्म में मिलती है, मतलब एक खींची हुई सी लगती है आपको, ठीक है। तो वो आपका क्या है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का भी क्या है, आपका रीज़न यही है कि वो आपका क्या है, 2 डिफरेंट फेजेस को कवर कर रही है बाउंड्री लाइन पे, इसलिए उसके अंदर की साइड क्या लग रहा है, आपका अंदर के पार्टिकल्स, लिक्विड फेज के जो इनर पार्टिकल्स हैं वो आपका क्या लगा रहे हैं, उस पर पर्टिकुलर कंटिन्यूसली एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और आउटर लेयर पे जो गैसेस फेज है वहाँ से भी आपका क्या लग रहा है, उस पर एक तरह से आपका डिफरेंट फेज काम कर रही है। तो आपकी जो आउटर लेयर होती है किसी भी लिक्विड की, वो बिल्कुल आपकी क्यों स्ट्रेच होती है, वो आपका ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका सरफेस क्लियर हो गया कि सरफेस क्या है। सरफेस किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी लिक्विड्स की वो बाउंड्री लाइंस हैं जो 2 डिफरेंट फेजेस को आपका डिवाइड करती है, ओके। और इस फेज पे इस सरफेस पे आपके कौन कौन से फिजिकल और केमिकल या कौन कौन से क्या क्या उसका नेचर होता है सरफेस का, वो हम जो पढ़ते हैं वो हम सरफेस केमिस्ट्री जो है उसके अंदर हम इस सब चीज़ों को पढ़ेंगे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? अगर मैं डिफाइन करूँ इसे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ सरफेसेस एंड द फिनोमेना दैट अकर एट द सरफेसेस इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री, ओके। सिंपल सा आपको ये लर्न नहीं करनी है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से, कि उस चैप्टर के हमें चैप्टर के नेम की मीनिंग मालूम हो कि हम उस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, ओके। तो ये आपके केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सरफेस के नेचर के बारे में जानते हैं और उस सरफेसेस पे कौन कौन से आपके चेंजेस होंगे, किसके कारण चेंजेस होंगे, वो सारे हम इस सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपका इस चैप्टर में आपका जो वर्ड है, जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, एडजॉर्प्शन, ADSORPTION। अभी तक आपने एब्जॉर्प्शन सुना होगा, ABSORPTION। अब आपके पास ये एडजॉर्प्शन है, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन भी आपका एक तरह का क्या है, एब्जॉर्प्शन है, बट आपका क्यों उससे डिफर है ये आपका। सबसे पहले मैं एडजॉर्प्शन को लर्न करने का एक वो बता दूं मेथड। एडजॉर्प्शन जब भी आपके पास आएगा तो आपके माइंड में एक आपका वर्ड आ जाना चाहिए, इट इज़ द हाफ एब्जॉर्प्शन। ये आपका आधा एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। अगर कंप्लीट होगा तो वो आपका एब्जॉर्प्शन है, बट आधा तो वो आपका एडजॉर्प्शन है, ओके। तो एडजॉर्प्शन इज हाफ एब्जॉर्प्शन, इससे आप इसको याद रखेंगे। तो एडजॉर्प्शन क्या है बच्चों, जब कोई मटेरियल किसी दूसरी चीज़ के को अपने में सोख लेता है, ठीक है, तो उसको हमने एब्जॉर्प्शन बोला, ठीक है। सिंपल सा मैं एक इसका एग्जांपल दूं तो आपने कॉटन को वाटर में डाला, ये स्पंज को वाटर में डाला, या कॉटन को इंक में डाला, ठीक है। तो आपका कॉटन क्या होता है, कॉटन आपका एब्जॉर्व करता है, हम बोलते हैं कॉटन एब्जॉर्व कर रहा है वाटर को, इंक को, ठीक है। ये स्पंज आपका वाटर को, इंक को एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। अब उसके लिए तो हमने एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज़ किया, ABSORPTION, ठीक है। अब आपका एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन बच्चों कि आपका एब्जॉर्प्शन तो होगा, ठीक, बट वो कितना होगा, आधा होगा, ठीक। कि आपका सिर्फ अपर लेयर पे एब्जॉर्प्शन हो कोई भी मटेरियल तो उसको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ADSORPTION, ओके। अब इसका मैं एक एग्जांपल लूँ तो एडजॉर्प्शन का एग्जांपल क्या होगा, सपोज मैं एक चौक लूँ, मैंने एक क्या लिया, चौक स्टिक ली, ओके। और चौक स्टिक को मैंने क्या किया, इंक में डाल दिया, किसी कंटेनर में इंक ली और इंक में मैंने चौक स्टिक को डाल दी, ठीक है। और विदिन 1 मिनट्स, आपने बहुत लॉन्ग टर्म्स तक उसको उसमें डिप नहीं करना है, लॉन्ग टाइम तक डिप नहीं करना है, विदिन 1 मिनट्स 2 मिनट्स आप क्या करोगे, चौक स्टिक को बाहर निकालोगे, ठीक। अब क्या करना है, आपने उस चौक स्टिक को क्या करोगे, उसके 2 पीस करोगे बीच में से, ठीक। अब आपने क्या किया, उस स्टिक को तोड़ने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको आउटर लेयर जो होगी चौक की वो क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल इंक के कलर की हो जाएगी, आपने जैसे भी इंक में उसको डिप किया, ठीक। और इनर साइड जो अगर आप तोड़ के उसको देखोगे तो बीच में आपको चौक कैसे दिखाई देगी, वाइट दिखाई देगी। अगर आपने नहीं किया है ये एक्सपेरिमेंट तो आप इसको जरूर करिए ताकि आपको एडजॉर्प्शन समझ में आ जाए कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन, ठीक है। अब जब हम चौक को तोड़ते हैं तो इनर साइड तो उसकी वाइट है, बट आपकी जो आउटर सरफेस है वो चारों तरफ से क्या हो गई है, आपकी इंक के कलर की हो गई है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि आपकी इंक चौक में एब्जॉर्ब तो हुई है, बट कितनी एब्जॉर्ब हुई है, हाफ एब्जॉर्ब हुई है, केवल आपकी आउटर सरफेस पे एब्जॉर्ब हुई, इनर सरफेस आपकी वाइट ही थी, दैट मीन्स इनर सरफेस पे आपकी इंक एब्जॉर्ब
नहीं हुई। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि चॉक के ऊपर इंक का क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन हुआ है। ओके ओके, नाउ आपका डेफिनेशन एडजॉर्प्शन की, द फिनोमेना ऑफ attracting and retaining the molecules of a substance at the surface of a solid or a liquid, resulting into higher concentration of the molecule on the surface than in the bulk, is called adsorption. क्लियर कि वो फिनोमेना जिसमें आपका अट्रैक्ट हो मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस के, कहाँ पे अट्रैक्ट हो, सरफेस में, और किसकी सरफेस में, या तो सॉलिड की या लिक्विड की। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल अगर किसी सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पे अट्रैक्ट होते हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हायर कंसंट्रेशन, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में वो आपके सरफेस में आपके अट्रैक्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू बल्क। बल्क मतलब इनर साइड में ना अट्रैक्ट हो और ज़्यादा क्वांटिटी में आपके सरफेस पे क्या हो जाए, वो आपके अट्रैक्ट हो जाएं, ये एब्जॉर्ब हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन बोलेंगे। अंडरस्टूड? ओके। एक बच्चों आपने इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का रिजल्ट क्या होता है, किसके ऊपर, सरफेस एनर्जी के ऊपर। तो रिजल्ट ऑफ एडजॉर्प्शन देयर इज डिक्रीज ऑफ सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस की जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है एडजॉर्प्शन के दौरान। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ से आपके क्या हैं, आपके शॉर्ट टर्म्स हैं कुछ कि आपको पहली बार सुनाई दे रहे होंगे। आपने अब इससे पहले इस चैप्टर से 12th क्लास से पहले आपने ये वर्ड नहीं सुने होंगे। एडजॉर्प्शन भी आपने पहली बार सुना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। आपका एडजॉर्प्शन को ही कोरिलेट कर रहे हैं कि एडजॉर्प्शन में कौन सी चीज़ आपकी एडजॉर्बेंट होती है और कौन सी चीज़ आपको एडजॉर्बेट होता है। ठीक है, तो मैंने चौक और इंक का एग्जाम्पल लिया था, तो सिंपल आपको बता दूं कि याद करने के लिए आप चौक और इंक को ही माइंड में रखिए। चौक जो है आपका क्या है, एडजॉर्बेंट है, और इंक आपकी एडजॉर्बेट बोला जाएगा। ठीक है, मतलब जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है, मतलब जो आपकी इंक थी, इंक चढ़ी थी आपकी किसके ऊपर, चौक के ऊपर, तो इंक इज एडजॉर्बेट, BATE, और चौक जिस सब्सटेंस के ऊपर एडजॉर्प्शन होता है दैट इज एडजॉर्बेंट। ठीक है, अब हम इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन तो आपको लर्न करने की पड़ी होगी बच्चों, क्योंकि 1 मार्क्स में आपकी पूछी जा सकती है। द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर, वो सॉलिड सब्सटेंस जिसकी सरफेस पे आपका एडजॉर्प्शन होता है। चौक की सरफेस पे एडजॉर्प्शन हुआ था तो हमने उसे क्या बोला, एडजॉर्बेंट। ओके, द सब्सटेंस दैट गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर कॉल्ड एडजॉर्बेट। और वो सब्सटेंस जो आपका क्या होता है, एडजॉर्ब्ड होता है किसी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट बोलेंगे। इंक आपकी एडजॉर्ब हो रही थी चौक के ऊपर, तो इंक इज एडजॉर्बेट और चौक इज एडजॉर्बेंट। ओके, आई होप आपको ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने बोला अगर कोई दिक्कत भी हुई तो आप चौक और इंक को लर्न कर लीजिए कि चौक जो है वो एडजॉर्बेंट है और इंक आपका एडजॉर्बेट है। ठीक है, फिर आपको कभी कन्फ्यूजन हुआ कि एडजॉर्बेंट क्या था, एडजॉर्बेट क्या था, तो आप चौक और इंक को तुरंत अपने माइंड में लाइए कि चौक को हमने एडजॉर्बेंट याद किया था और इंक आपकी एडजॉर्बेट थी, तो आप तुरंत इसकी डेफिनेशन निकाल लोगे कि वो सब्सटेंस जो सरफेस के ऊपर क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है, जिस सब्सटेंस के, वो सॉलिड सब्सटेंस जिसके ऊपर क्या होता है, एडजॉर्प्शन अकर, इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, एंड द सब्सटेंस दैट गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। ओके, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। अब आपका बच्चों यहाँ से मैंने आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ में लिए हैं कि आपको जो कीवर्ड्स मैंने अभी बात करी थी वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि हर चैप्टर के अपने कीवर्ड्स हैं, वो आपने कीवर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछ लिया जाए, किस फॉर्म में पूछ लिया जाए, ये आपका क्लियर नहीं होता है कि कहाँ से कोई भी चैप्टर जो डीप स्टडी कर रहा होगा शॉर्ट क्वेश्चन वो ही अटैम्प्ट कर सकता है आपका। तो इसलिए साथ साथ में जितने भी शॉर्ट कीवर्ड्स मुझे लगे वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। आई होप आपको ये समझ में साथ के साथ आते रहेंगे। तो डिजॉर्प्शन फर्स्ट है आपका, डिजॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट। तो डिजॉर्प्शन को आप कैसे याद रखोगे, अभी मैंने आपको एडजॉर्प्शन सिखाया कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, तो हाफ एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब सिर्फ अपर लेयर पे किसी भी सब्सटेंस की अपर लेयर में अगर क्या हो रहा है, आपका कुछ चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको हम एडजॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक, अब अगर कोई प्रोसेस के थ्रू मैं क्या करूं, उस एडजॉर्प्शन को रिमूव कर सकूं,
ठीक है, जो आपकी अपर लेयर में एब्जॉर्ब हुआ है कोई भी मटेरियल, उसको मैं किसी प्रोसेस के थ्रू क्या कर लूँ, रिमूव कर दूँ, तो उस प्रोसेस को मैं डिसॉर्प्शन बोलूँगी। सेम एग्जांपल लेते हैं कि चौक पे इंक चढ़ी तो हमने उसको एडजॉर्प्शन बोला, ठीक है। अब मैं उस चौक से उस इंक को रिमूव कर सकती हूँ? अगर कर सकती हूँ तो मैं क्या प्रोसेस अप्लाई कर रही हूँ, वो आपका डिसॉर्प्शन है। अंडरस्टूड। अगर आपकी चौक पे इंक का आपका एग्जाम्पल मैंने कहा कि एडजॉर्प्शन है, तो रिमूवल ऑफ इंक ऑन द सरफेसेस ऑफ चौक, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। तो इसकी डेफिनेशन भी आपकी तुरंत यहीं से हम लिख लेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब्ड इट कॉल्ड डिसॉर्प्शन। ठीक है, तो डिसॉर्प्शन के लिए क्या याद रखोगे, मैंने बोला एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या याद रखना था आपने, हाफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और डिसॉर्प्शन के लिए क्या याद रखोगे, रिमूवल ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का रिमूवल को क्या बोलते हैं, आपका डिसॉर्प्शन बोलते हैं। ओके, आई होप आपको लर्न रहेगा। ये आपके याद करने के पॉइंट्स हैं, पूरी डेफिनेशन ध्यान ना आए तो आपको ये वर्ड्स अगर याद आ जाते हैं तो आप 1 मार्क्स में उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज ऑक्लूजन। तो ऑक्लूजन क्या है आपका, द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेसेस ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड ऑक्लूजन। पूछी जा सकती है बच्चों 1 मार्क्स में आपकी डेफिनेशन, या आपके आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपका क्या होता है, सारा एनसीईआरटी का पूछ लिया जाता है, तो ऑक्लूजन आपका पूछा जा सकता है। तो ऑक्लूजन क्या है बच्चों आपका, ये आपका फिनोमेना है जिसमें क्या होता है आपका ऑक्लूजन में, गैसेस किसके ऊपर एडजॉर्ब होती है, आपकी मेटल सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब्स होती हैं। ठीक है, मतलब मेटल भी क्या आपका सॉलिड मटेरियल है, तो सॉलिड में इनर बल्क में तो जाएगा नहीं कोई भी सरफेस एब्जॉर्ब होके, क्यों नहीं बल्क में जाएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस आपका छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि सॉलिड में आपका जो आपका क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं आपके क्या एटम्स, ठीक है, इनके बीच में क्या नहीं होती है, बिल्कुल भी आपका स्पेस नहीं होता है, तो दैट मीन्स हम इनको ईजिली ब्रेक भी नहीं कर सकते, और इसके बीच में आपका कोई भी चीज़ क्या नहीं हो सकता, आपका अपनी पोजीशन नहीं ले सकता, या इनके बीच में कोई भी चीज़ नहीं मिक्स हो सकती। ठीक है, इसलिए सॉलिड किसी भी चीज़ को अगर हमने मिक्स करना है तो आपके सॉलिड को सॉलिड में हम मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, सॉलिड को अगर सॉलिड में मिक्स करेंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी अपनी अपनी रखेंगे, ठीक है, वो मिक्सचर होगा, बट अगर हमने उसको ढंग से होमोजेनस सॉल्यूशन बनाना है तो पहले हमें उसे लिक्विड में लाना पड़ेगा। ठीक है, इनके आपको ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या करने पड़ेंगे आपको, ये आपको तोड़ने पड़ेंगे, किसकी हेल्प से, टेम्परेचर की हेल्प से। ठीक है, तो आपका सॉलिड में कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं जिनसे सॉलिड मिलकर बना हुआ है वो आपका क्या होता है, उनके बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो मेटल भी आपका क्या है, मेटल भी आपका एक तरह का क्या है, आपका सॉलिड है, दैट मीन्स मेटेलिक पार्टिकल्स भी आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मेटेलिक पार्टिकल के बीच में होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके कारण मेटल में भी आप किसी चीज़ को क्या नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते। तो बाई चांस आपका अगर क्या है कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो भी रही है तो कहाँ होगी, सिर्फ आउटर लेयर पे होगी, जो थोड़ा बहुत आपको स्पेस की मैंने बताया कि यहाँ बीच में आपकी मिक्स होना होगा, तो यहाँ पे आपका हल्की आपकी आउटर लेयर पे क्या हो जाती है, कोई भी चीज़ आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है, बट इनर लेयर तक वो आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, एडी एडजॉर्प्शन बोल रहे हैं। अगर अपर लेयर पे केवल होता है तो दैट इज एडजॉर्प्शन। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये वाला आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी उसमें मुझे याद आ रहा है कि 2020 जो करंट आपके एग्जाम हैं आपका, यहाँ पे भी आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका एग्जाम्पल्स जो हैं 1 मार्क्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो आपका जरूर एडजॉर्प्शंस के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो आपने एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपका क्या है एग्जाम्पल एडजॉर्प्शन का, एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय चारकोल। ठीक है, कोई भी जैसे चारकोल की एक प्रॉपर्टी होती है कि चारकोल जो आपका मटेरियल है, सब्सटेंस होता है, वो आपका क्या करता है, आउटर लेयर उसकी क्या कर देती है, आपकी किस गैस को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और बल्क तक आपकी वो गैस नहीं पहुंचती। ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, जो बल्क तक नहीं पहुंचता, सिर्फ अपर लेयर पे एब्जॉर्ब होता है सरफेस पे, तो उसको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो चारकोल एक्ट्स एज एन एडजॉर्बेंट वाइल गैस मॉलिक्यूल एक्ट एज एडजॉर्बेट। इसमें क्या होता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एडजॉर्बेट का काम करते हैं और चारकोल आपका एडजॉर्बेंट का काम करता है। ठीक है, तो आपके मास्क वगैरह में जो भी आजकल ये टेक्निक यूज़ की जा रही है, आपने एक्टिवेटेड चारकोल उसमें किसमें फेस वॉश वगैरह में भी सुना होगा कि एक्टिवेटेड चारकोल डाला जाता है। पॉन्ड्स का आपका एक्टिवेटेड चारकोल नाम का एक वो आता है, आपका एक फेस वॉश आता है, क्रीम आती है, तो उसमें क्यों उसको ऐड किया गया है,
ताकि आपकी जो स्किन के अपर लेयर में आपकी क्या है, आपकी जो ड्यूरिंग डस्ट आपका पॉल्यूशन आपकी क्या होती है, गंदगी आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो एक्टिवेटेड चारकोल आपकी क्रीम में ऐड किया जाता है, फेस वॉश में ऐड किया जाता है, ताकि वो आपकी क्या करे, गंदगी को खींच लेता है, फेस की गंदगी को खींच लेता है, ठीक है। और आपका वो जो उसमें जो प्रोसेस यूज़ हो रही है वो एडजॉर्प्शन है, ठीक है। मतलब चारकोल सिर्फ अपर लेयर में आपका एब्जॉर्ब करता है, सोखता है उस चीज़ को, इनर लेयर में वो नहीं होता है, तो उसको हम एडजॉर्प्शन, तो ये आपका एग्जांपल है एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय चारकोल, ठीक। सेकंड है आपका द गैस बिकम्स ड्राई in the presence of silica gel because the water molecules get absorbed on the silica gel। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपने जनरली बच्चों में एक इसका सिंपल सा एक एग्जांपल लूँ, पता नहीं आपने नोटिस किया है या नहीं, बट आपको कोई भी चीज़ अगर आपने आज तक नोटिस नहीं की है या आपको उस के होने का रीज़न नहीं मालूम, तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका, जैसे मैंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बताई थी, कि आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आपके घर में फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उनका हम किन किन डिजीज़ होने पे या किन किन चीज़ों पर कहाँ कहाँ हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जब एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं तो आपने जनरल, मेरा माइंड में आया कि जब हम कोई न्यू शूज़ परचेज़ करते हैं, ठीक है, आपने नहीं देखा तो अब देखना, जब न्यू शूज़ हम परचेज़ करते हैं तो उनके अंदर छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स होते हैं, ठीक है। उन पैकेट्स को कई बार हमने भी खोल के देखा है जब हम बच्चे रहे, तो आप लोगों ने भी खोल के देखे होंगे। आई होप आपको कोरिलेट कर रहे होंगे आप कि किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो छोटे छोटे पैकेट्स आपके शूज़ बॉक्स में होते हैं, ठीक है। तो पैकेट्स के अंदर क्या होता है, चीनी जैसा मटेरियल होता है, बट वो चीनी नहीं होता है बच्चों, वो आपका सिलिका जेल होता है। तो सिलिका जेल आपका क्यों रखा होता है, वो आपका जनरली लेदर शूज़ में रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, ताकि आपका जो लेदर है वो मॉइस्चर के कारण ख़राब हो जाता है। तो अभी आपका बोला कि सिलिका जेल की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो बारीक जो क्रिस्टल आपके पैकेट्स रखे जाते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका किसी भी तरह का मॉइस्चर, क्योंकि एयर में भी आपका क्या होता है, मॉइस्चर होता है, ठीक है। एयर कंपोजिशन में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपकी इनर्ट गैसेज, आपकी उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स और साथ में हम वाटर वेपर्स भी एयर कंपोजिशन में लेते हैं। दैट मीन्स आपके हवा में भी आपके वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो मॉइस्चर का मतलब ये नहीं कि आप जब पानी में किसी चीज़ को भिगाओगे तभी आपका मॉइस्चर आएगा, तो आपका मॉइस्चर आपके एयर में प्रेजेंट होता है। तो लेदर जो आर्टिकल्स होते हैं जो आपके वो आपके क्या होते हैं, आपके लॉन्ग टर्म तक अगर हम उनको क्या नहीं कर रहे हैं, धूप में नहीं रख रहे हैं या आपका किसी तरह का मॉइस्चर उनमें आ रहा है, तो वो क्या होने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। तो आपके शूज़ में वो पैकेट्स जो मैं बोल रही हूँ, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो आपके सिलिका जेल होते हैं। वो आपके इसीलिए रखे जाते हैं कि किसी तरह का अगर मॉइस्चर आपका क्या आ रहा है, शूज़ में आ रहा है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके एयर में जो प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर देता है, अपनी आउटर सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपका जो शूज़ है वो आपका उस पैकेट के अंदर ड्राई कंडीशन में रहता है, जिससे आपका लेदर जो है वो आपका लॉन्ग टर्म्स तक सही रहता है, ठीक है। तो उन पैकेट्स को फाड़ना नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये है। आप अपने शूज़ का अगर क्या करते हैं, अगर आप कॉन्शियस हैं अपनी चीज़ों के लिए, तो उन पैकेट्स को हमें जब हम शूज़ को पहने उस समय हम उससे पैकेट्स के अंदर डब्बे के अंदर ही रख दें, और जब आप अपने शूज़ को रिमूव करें तो उसके अंदर जो आपका क्या आ जाता है, स्वेट के कारण भी स्मेल आने लग जाती है। तो उन पैकेट्स को हमें फिर से जब हम शूज़ को रिमूव करें तो उन पैकेट्स को अपने शूज़ के अंदर डाल दें, तो आपका जितना भी उसके अंदर मॉइस्चर है वो आपका क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडजॉर्प्शन ऑफ अ डाई बाय चारकोल। अब आपका क्या होता है, चारकोल मैंने अभी बताया कि चारकोल की एक प्रॉपर्टी होती है, अपर सरफेस को क्या कर देता है, आपका एड्जॉर्ब कर लेता है, किसी भी चीज़ को सोख लेता है, ठीक है। तो आपका डाई मतलब कलर, तो आपका एनिमल चारकोल इज यूज्ड फॉर डीकलराइजेशन ऑफ डीकलराइजिंग अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कोई हमें क्या करना है, कोई क्या बोलेंगे, कलरफुल मटेरियल को डीकलराइज करना है, मतलब क्लियर करना है, उससे कलर को उड़ाना है, तो चारकोल को, एनिमल चारकोल को आपका यूज़ किया जाता है उसमें। तो चारकोल डाल दिया जाता है, उससे क्या होता है, आपका जो कलरिंग मैटर होते हैं वो आपके चारकोल के अपर सरफेस में आ जाते हैं, और जो आपका उसमें सॉल्यूशन है वो आपका क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। दैट मीन्स उसका कलर आपका रिमूव हो जाता है। तो ये सिंपल सी मैंने 2-3 प्रॉपर्टीज़ बताई बच्चों। अगर आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है एडजॉर्प्शन के एग्जाम्पल्स, तो आपको ये ईजिली लर्न रहेंगे। आई होप सिलिका जेल तो जरूर लर्न रहेगा अगर आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चारकोल भी आपका मैंने उसको कोरिलेट कर दिया है कि आपके जो कॉस्मेटिक्स आजकल बन रहे हैं उनमें भी आपकी ये प्रॉपर्टीज़ यूज की जा रही है, और जो आपके
चारकोल मास्क में भी, जो मास्क का हमारा एक हिस्सा बन गए हैं, जो आपके महंगे मास्क हैं उसमें भी आपका क्या किया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल को यूज़ किया जाता है। उसके मास्क के बीच में, 2 लेयर के बीच में आपकी उसकी लेयर बनाई जाती है, जिससे आपकी क्या है, आउटर जो मास्क है, आउटर लेयर पे जो आपका क्या है, पॉल्यूटेड, अगर आपका किसी तरह से पॉल्यूटेड गैस या पॉल्यूटेड कोई भी आपका माइक्रोब्स आपका अटैक करता है, तो आपका क्या होगा, आउटर लेयर पे आपके मास्क पे चिपक जाएगा और इनर लेयर तक आपके मतलब माउथ और नोज तक वो कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, जो मैं भी बात कर रही थी कि आप इनमें कंफ्यूज मत होना बच्चों। एडजॉर्प्शन आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है। इसको अगर हम समझें कि आपके एब्जॉर्प्शन से अगर हमें किसी चीज़ को समझना है, अगर एक चीज़ हमें मालूम है दूसरी हमें नहीं मालूम, ठीक, तो अगर हमें उन्हें समझना है तो उनमें हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन में ऐसा क्या था जो एडजॉर्प्शन में नहीं है, या एडजॉर्प्शन में ऐसा क्या है जो एब्जॉर्प्शन में नहीं था। तो आपको इस डायग्राम्स के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें देखो बच्चों, मैंने एक आपका एडजॉर्प्शन का एग्जांपल लिया है, एक एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल लिया है। सपोज मैंने एक थ्रेड के थ्रू सिलिका जेल बांध दिया एक फर्स्ट कंटेनर में, ठीक है, और सेकंड कंटेनर में मैंने आपका कैल्शियम क्लोराइड का एक पीस आपका क्या किया, एक कंटेनर में आपका हैंग कर दिया, ठीक है। अब उस कंटेनर के अंदर क्या है, बहुत सारा मॉइस्चर है, वाटर वेपर्स है, ठीक है। अब क्या होगा, आपका जो कैल्शियम क्लोराइड है वो आपका अंदर तक क्या होगा, गीला होगा, मतलब जो वाटर वेपर्स हैं वो आपके टोटली आपके कैल्शियम क्लोराइड के अंदर तक गए, ठीक है। जब आप उस कैल्शियम क्लोराइड के पीस को तोड़ोगे तो आपको एक जैसा गीला दिखाई देगा, आउटर सरफेस पे भी और इनर सरफेस भी, ठीक है, एज कम्पेयर टू सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या होगा, आपका सिलिका जेल आपका सिर्फ आउटर लेयर पे क्या करेगा, उस वाटर वेपर को एब्जॉर्व करेगा। सिलिका जेल के अंदर कभी भी वेपर नहीं जाते हैं, दैट मीन्स सिलिका जेल में क्या हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ, ओके। और कैल्शियम क्लोराइड पे क्या हुआ, वाटर वेपर का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हुआ, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में मैं आपको जनरल डिफरेंशिएशन बता देती हूँ। हो सकता है आपका 1 मार्क्स में कई बार आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैंने बोला बोर्ड में आपको रिस्क नहीं लेना है किसी भी तरह का कि आपके कहाँ से कोई सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, इट इज़ द फिनोमेना इन विच द पार्टिकल ऑफ गैस और लिक्विड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब जो भी सब्सटेंस आपका एब्जॉर्व होगा वो एक समान, यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा, जितना आपका आउटर लेयर पे होगा उतना ही आपका इनर लेयर पे एब्जॉर्व होगा। इसका एग्जांपल मैंने आपको कॉटन और वाटर का दिया था। कॉटन को अगर हम वाटर में डालते हैं तो आप ये नहीं बोलोगे कि कॉटन ने वाटर को आउटर लेयर पे ज़्यादा सोखा और अंदर जो था पानी कम गया, ठीक है। आप जब कॉटन को निचोड़ते हो तो उसमें से आपका वाटर जो है वो इक्वल निकलता है, इनर साइड में भी जितना एब्जॉर्व होगा उतना ही आपका आउटर लेयर पे भी कॉटन में आपका वाटर एब्जॉर्व हुआ होगा। तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि कॉटन में आपका क्या हुआ है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ है, यूनिफॉर्मली आपका एब्जॉर्व किया है वाटर को, कॉटन ने वाटर को, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन क्या है आपका, अच्छा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब आपका एडजॉर्प्शन क्या है, द फिनोमेना ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस ऑफ अ लिक्विड ऑन द सरफेस देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड। अभी हमने डिस्कस किया था एडजॉर्प्शन में क्या होता है आपका, कि आपका हायर कंसंट्रेशन जो पार्टिकल्स की होती है लिक्विड की या गैस की, वो सरफेस पे ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, बल्क के कंपैरिजन में, मतलब इनर साइड की कंपैरिजन में कोई भी मटेरियल आपके आउटर लेयर के सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड के ऊपर ज़्यादा अगर एब्जॉर्व होता है तो उसको हम एडजॉर्प्शन बोलेंगे, ओके। इसीलिए मैंने इसको हाफ एब्जॉर्प्शन कहा था। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है तो आपका एब्जॉर्प्शन इज बल्क फिनोमिना, इसलिए हमने एब्जॉर्प्शन को हम इससे याद कर सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन आपका बल्क फिनोमिना है, और इसमें आपका कहाँ पे होता है, मैक्सिमम सरफेस पे होता है, तो एब्जॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमिना। कई बार आपका ये भी पूछ लिया जाता है व्हाई एब्जॉर्प्शन इज बल्क फिनोमिना एंड एब्जॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमिना, तो इसमें आपने एग्जाम्पल ये देना है, बिकॉज in absorption the particles of gases or liquid get uniformly distributed throughout the body, और why adsorption is a surface phenomena, तो इसमें भी आपने यही लिखना है, because higher concentration of particles of gas or liquid on the surface than in the bulk, that is it is surface phenomena and absorption is a bulk phenomena। एक और है इसमें, एब्जॉर्प्शन अकर्स एट यूनिफॉर्मली रेट, मतलब एब्जॉर्प्शन आपका एक समान होता है, रेट मतलब एक जैसी स्पीड से होता है, रेट मीन्स स्पीड,
ठीक है। जब कॉटन को हमने पानी में डाला तो आपका ऐसा नहीं होगा कि कॉटन की आउटर लेयर में जल्दी से पानी सोख लिया और अंदर पानी को जाने में टाइम लग रहा है, ठीक है। पानी जितनी तेजी से आपकी कॉटन की अपर लेयर में चढ़ा उतनी ही तेजी में आपकी इनर लेयर में भी चले जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, एक जैसी स्पीड के साथ होता है। जबकि एडजॉर्प्शन क्या है आपका, इट इज रैपिड इन द बिगनिंग एंड इट्स रेट स्लोली डिक्रीज, ठीक है। जब हम चॉक को इंक में डालते हैं तो आपका इंक अपर लेयर में तो तुरंत ब्लू हो जाती है, ठीक है। बट अगर हम चॉक को लंबे समय तक रखते हैं तो आप देखोगे, मैंने कहा आपने अगर देखना है तो आपने तुरंत बाहर निकाल देना है। बट अगर आप थोड़ी देर तक रखते हो तो धीरे धीरे आपका जितनी तेज़ी से आपके इंक ने आपके चॉक की आउटर लेयर को ब्लू किया, उतना टाइम वो अंदर ब्लू करने में क्या लेगी, ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है। तो इंक आपकी धीरे धीरे कोशिश करेगी कि चॉक की इनर लेयर तक घुसे, बट वो आपकी घुस नहीं पाएगी। आपकी जितनी डार्क आपकी बाहर की सरफेस होगी उससे हल्की आपकी इनर सरफेस, धीरे धीरे आपकी इनर होती लेयर लाइट ब्लू होती रहेगी अगर आप चॉक को लंबे समय तक क्या करते हो, इंक में छोड़ते हो। और आपका इससे ये पता चला कि आपका एडजॉर्प्शन क्या है, स्टार्टिंग में तो बहुत रैपिडली हुआ और धीरे धीरे उसकी जो क्या थी, आपकी जो स्पीड थी वो आपकी स्लो हो गई, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जॉप्शन। जैसे मैंने अभी आपको बच्चों क्लियर किया कि आपको क्या करना है, कीवर्ड्स भी साथ याद करने हैं। तो जॉप्शन भी आपका एक तरह का कीवर्ड्स है। जॉप्शन क्या है, कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आपका किसी भी मटेरियल के ऊपर आपका एडजॉप्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में होते हैं, ठीक है। और उनमें किसी तरह से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि आपका एब्जॉर्प्शन हुआ है या एडजॉप्शन हुआ है, उस फिनोमिना को हम जॉप्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि चॉक को अगर हम इंक में डालते हैं और विद इन 1 मिनट्स में हमने उसे बाहर निकाल दिया तो वो आपका एडजॉर्प्शन है, क्लियर है। इनर साइड आपकी चॉक की क्या होगी, वो बिल्कुल वाइट होगी, ठीक। बट अगर आप लॉन्ग टाइम तक क्या करते हो, चॉक को इंक में डालते हो तो आपकी क्या होगी, चॉक अंदर तक गीली होगी, अंदर तक इंक एब्जॉर्ब होगी। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपकी जो चॉक होगी वो आउटर लेयर पे तो डार्क ब्लू होगी, और जैसे जैसे आपकी इनर लेयर, आप चॉक को तोड़ के देखोगे तो इनर लेयर आपकी क्या होती रहेगी, हल्की ब्लू होती रहेगी, ठीक है। और बिल्कुल अंदर तक आते आते जो चॉक का बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, इनर साइड होगी, वो आपकी बिल्कुल लाइट ब्लू होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका अंदर तक इंक गई तो मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। बट आपकी अगर पूछी जाएगी कि अंदर भी चॉक के उतनी ही इंक गई जितनी आपकी आउटर सरफेस पे इंक एब्जॉर्ब हुई है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि चॉक आपके आउटर लेयर पे बिल्कुल डार्क ब्लू होती है और इनर लेयर पे आपकी हल्की आपको स्काई ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो ऐसे में आपका क्या हुआ है, चॉक के ऊपर इंक का एब्जॉर्प्शन भी हुआ है और एडजॉर्प्शन भी हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में जॉप्शन बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन सम टाइम्स बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन अकर्स together and not distinguishable, the substance gets uniformly distributed into the bulk of the solid, but at the same time its concentration is high at the surface than in the bulk. This phenomena is called absorption, ठीक है। तो जो मैं अभी आपको डिफाइन कर रही थी कि आपका कभी कभी कुछ मटेरियल के ऊपर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन एक साथ होता है, उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आप उसको, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अपर लेयर और इनर लेयर को में आपका एब्जॉर्प्शन सेम हुआ है तो आप उसमें ईजिली बता पाते हो। तो इसका मतलब हुआ अपर लेयर में अगर हायर कंसनट्रेशन है तो दैट इज एडजॉर्प्शन, और अगर बल्क तक आपका मटेरियल एब्जॉर्ब हुआ है तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो उस टोटल प्रोसेस को जहाँ पे आपके दोनों एक साथ होने लग जाए तो वो आपकी जॉप्शन, ठीक। अब फटाफट से हम इसका एक टॉपिक और लेते हैं, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। अब आपका ये एडजॉर्प्शन मेन आपका इस चैप्टर में जो सरफेस केमिस्ट्री में है वो आपका एडजॉर्प्शन है, एडी, एडजॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन सिर्फ आपका उससे कोरिलेट कर रहे हैं उसको कि एब्जॉर्प्शन आपने पढ़ा है इसलिए आप उसको इजीली उससे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आपका एब्जॉर्प्शन कितने तरह से होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन आपका 2 टाइप से होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जिसको हम फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, और केमिकल एब्जॉर्प्शन जिसे हम केमिजॉर्प्शन भी कहेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें डिफरेंशिएशन सीखेंगे कि आपका फिजिकल जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन से किस तरह से डिफरेंशिएट करता है। आपका पूछा जा सकता है यहाँ से बोर्ड से कोई 1 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको कम से कम 5 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स पता हो कि फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन से किस तरह से डिफर है, ठीक है। तो ये आपको मैंने आपके यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से आप 5 आप लर्न करेंगे, ठीक है। तो फिजिजॉर्प्शन जो है वो आपका जो क्या होता है, द फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में आपका क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है। केमिजॉर्प्शन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स होता है। जो फिजिजॉर्प्शन एडजॉर्बेट और
एडजॉर्बेंट के बीच में आपका जो केमिकल बॉन्डिंग बनेगी वो आपकी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस के थ्रू बनेगी। ठीक है, अब आपका डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है कई बार कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने में फिजिक्स ऑप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है और कीमीज ऑप्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखना, फिजिक्स ऑप्शन जो होता है वो डिक्रीज होता है, फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ओके, केमिज ऑप्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कीमीज ऑप्शन जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो आपका इंक्रीज होगा, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, अच्छा क्यों होता है, अब मैं आपको इसको भी क्लियर कर दूं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है आपका सिर्फ अपर लेयर पे हो रहा है, टेम्परेरी है। ठीक है, उसमें क्या है, वीक वंडरफॉल फोर्सेज है। तो वीक वंडरफॉल फोर्सेज अगर हम टेम्परेचर देंगे तो जो आपके पार्टिकल आपके क्या है, टेम्परेरी बॉन्डेड हुए हैं, जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एडजॉर्बेंट के साथ एडजॉर्बेट बॉन्ड बना रहे हैं, वो अगर हम टेम्परेचर देंगे तो बॉन्डिंग आपकी क्या होगी, तुरंत टूट जाएंगे और वो आपके पार्टिकल्स क्या है क्या हो जाएंगे, तुरंत वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपके बोल रहे हैं कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ है वो आपका क्या होता है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। जैसे टेम्परेचर राइज करोगे वो एडजॉर्प्शन जो आपने करवाया सरफेस पे वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जबकि कीमीज ऑप्शन में आपका क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग बन रही है, तो आपका टेम्परेचर दोगे तो वो आपकी बॉन्डिंग क्या होंगी, वो आपकी और स्ट्रांग होती चली जाएंगी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है आपका इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। ये रिवर्सिबल होता है नेचर में, मतलब आपका इनिशियल कंडीशन में फिर से आपका क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और कीमीज ऑप्शन क्या है, इनरिवर्सिबल है। इनरिवर्सिबल मतलब अगर केमीज ऑप्शन हो गया तो उसमें आप डिसऑप्शन नहीं कर सकते हो। डिसऑप्शन क्या थी, रिमूवल ऑफ एडजॉर्प्शन, जबकि फिजिक्स ऑप्शन का क्या हो जाता है, आपका डिसऑप्शन हो जाता है। ओके, फिजिक्स ऑप्शन क्या है, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। ये आपके अंदर तक की लेयर में क्या होता है, घुसता चला जाता है, किसके पे, एडजॉर्बेंट पे। तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है, या आपके सरफेस पे क्या हो जाएगी, एक लेयर बनेगी, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर बनेगी, ये आपका सरफेस पे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। ओके, इट फॉर्म्स मोनो मॉलिक्यूलर लेयर, और केमिज ऑप्शन में सिर्फ एक लेयर बनती है। ओके, इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेट। अब आपका क्या है, फिजिक्स ऑप्शन में बोला है ये इंक्रीज होता है अगर हम एडजॉर्बेट का क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं। एडजॉर्बेट क्या थी, इंक। अगर हम इंक को हमने चौक में ज़्यादा एब्जॉर्ब कराना है तो हम क्या करेंगे, उस इंक पे क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। चौक के ऊपर इंक है और इंक को अगर हम क्या करते हैं, किसी पंप के थ्रू प्रेशर करते हैं उस लिक्विड के ऊपर, तो आपकी जो इंक है वो आपकी क्या होगी, चौक के ऊपर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो आपका क्या है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट पे अगर प्रेशर बढ़ा दें तो आपका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो दैट टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजिक्स ऑप्शन। डिक्रीज एज द प्रेशर इंक्रीज, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो कीमीज ऑप्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। जो फिजिक्स ऑप्शन है वो नॉट स्पेसिफिक, दैट मीन्स फिक्स नहीं होता, अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग टाइप से होता है। कीमीज ऑप्शन इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग जो होती है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड केमिकल फोर्स बन रहा है वो आपका क्या है, स्पेसिफिक है। ठीक है, लास्ट आपका सेम पॉइंट है, इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जो आपका फिजिक्स ऑप्शन है वो आपका इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फिजिक्स ऑप्शन ज़्यादा होगा। और आपका केमिज ऑप्शन भी आपका क्या है, क्योंकि सरफेस होना किस पे है, टोटल जो एडजॉर्प्शन है होता सरफेस पे, तो सरफेस छोटा होगा तो छोटा केमिकल फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, सरफेस बड़ा होगा तो आपका फिजिकल या केमिकल जो भी एडजॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा जो जो मैंने इसमें पॉइंट्स बताया। जो आपको समझ में नहीं आया, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करिए बच्चों, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। स्कोरिंग चैप्टर है, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ कि इस चैप्टर में आपका क्या क्या और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।